एक तरफ कोरोना की खतरनाक महामारी के चलते हर रोज हजारों परिवारों में मातम हो रहा है। कहा जा रहा है बीमारी के कारगर इलाज की कोई भी दवा अभी तक मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े डॉक्टर और सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार ने सरकार से गुजारिश की है कि उनके द्वारा कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई प्रभावशाली एलोपैथिक दवा राजनिर्वाणवटी को मरीजों को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे मरीजों की जान बच सके। पहले हम जान लेते हैं कि प्रोफेसर राजकुमार कौन हैं। प्रोफेसर राजकुमार उत्तर प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई के कुलपति हैं। वह इससे पहले एम्स ऋषिकेश में निदेशक के पद पर ही कार्यरत रह चुके हैं और लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई में न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी गिनती देश के बड़े चिकित्सकों में होती है। उनका दावा है कि इस दवा से 99% से अधिक मरीज सुरक्षित हो सकते हैं। प्रोफेसर राजकुमार ने पिछले साल कोरोना वायरस का संक्रमण आने के बाद कोरोना की चुनौती को बहुत गंभीरता से लेते हुए व्यापक अध्ययन किया और सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में सरकारी मानकों के अनुरूप इस दवा का परीक्षण भी किया था और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अनुमति लेकर लेवल 1 का रेंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट भी सैकड़ों मरीजों के ऊपर किया था, जिसमें यह दवा पूरी तरह कारगर साबित हुई और सैकड़ों गंभीर कोरोना मरीजों को इस दवा से फायदा मिला था। प्रोफेसर राजकुमार ने एक बार फिर यह दावा किया है कि उनकी दवा से देश में कोरोना के बिगड़ते हालातों को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर गुजारिश की है कि इस दवा को लॉन्च किया जाए और वह इसे कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी बता रहे हैं। सुनिए द इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा से प्रोफेसर राजकुमार की बातचीत। डॉक्टर साहब, पिछले वर्ष जब कोविड संकट आया था तो एक बहुत अच्छी दवा जो है एक सॉल्यूशन के रूप में लेकर आप सामने आए थे और आपकी टीम ने आपके सुझावों पर एक दवा तैयार की थी, राजनिर्वाणवटी, और उस दवा से बहुत से मरीजों को लाभ भी हुआ था। आपके निगरानी में उनका ट्रीटमेंट हुआ था जी। तो वो दवा किस रूप से इस समय इस संकट में हमारी सहायता कर सकती है और देखिए मिश्रा जी, आसानी से उपलब्ध हो तो किस तरह से हम जीवन बचा सकते हैं? देखिए मिश्रा जी, वो दवा बहुत इफेक्टिव थी और वो उसमें कंपोनेंट तो आयुर्वेदा के थे, लेकिन वो कंपोनेंट लिए गए थे जिन कंपोनेंट्स में मॉडर्न साइंस की स्टडीज हो रखी थी। जैसे गले पे उसका इफेक्ट क्या है उसकी स्टडीज थी, लंग्स पे उनके कंपोनेंट्स के इफेक्ट्स क्या है उसकी स्टडीज थी, बॉडी इम्यूनिटी एनहांसमेंट कैसे होता है उसकी स्टडीज थी, वायरस को कैसे इफेक्ट करता है उसकी स्टडीज थी। इस तरह से 11 कंपोनेंट थे और आपको मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था इस पे कि हमने ICMR में रजिस्ट्रेशन करके लेवल 1 के एविडेंसेस दिए थे। ये बात सही है कि वो दूसरी जगहों पे उसके ट्रायल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इसके लिए एक आयुर्वेद का भी साइंटिस्ट आपको चाहिए और चिकित्सा वैज्ञानिक भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन था, इसलिए बड़े पैमाने पे उसके ट्रायल नहीं हो पाए। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती और उस समय किसी को सूझा नहीं तो आज वो दवा बहुत कारगर होती। हम सभी जानते हैं, लखनऊ के लोग ज्यादा जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि वो दवा जितना लाइसेंस मिला कुछ दिन उत्तराखंड से, फिर उसकी फार्मेसी नहीं थी, जिन गुरुजी ने बनाई थी उनके पास फार्मेसी नहीं थी, तो अल्टीमेटली वो जब इनकरेजमेंट नहीं हुआ तो दवाई बनना बंद हो गई। अभी हम दूसरे की क्या बात करें, हमारे इंस्टीट्यूट में 1% भी हेल्थ वर्कर्स का इन्फेक्शन रेट नहीं था उस दवा के चलते, हमने उसको लागू की थी। आज हमारे ही पास वो RMB नहीं है। अब वो दुकानदार उसको थोड़ा बहुत जो है भी तो वेंडर्स डरते हैं क्योंकि वहां लाइसेंस जो मिला था वो कोरोना के नाम से नहीं मिला था। अच्छा, हम हैं चिकित्सा वैज्ञानिक या चिकित्सक हैं, हमने अपना काम किया, छोड़ दिया। अब हमें कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं, हमें पैसा तो कमाना नहीं है उससे, तो इसलिए जो है वो अब इनकरेजमेंट अगर होता तो आज वो दवा काम आती। और इस समय दुनिया में कोई भी दवा नहीं है, शायद वो दुनिया में हम अगर बड़े लेवल पर ट्रायल करते तो दुनिया में हम दिखा सकते थे कि आज हमारे पास कुछ है। वो एकमात्र दवा थी जो आपके हिसाब से कोविड मरीजों को राहत दे रही थी? भाई साइंटिफिक एविडेंसेस हैं मिश्रा जी, उसके साइंटिफिक एविडेंसेस मैं थोड़ी कह रहा हूँ, और वो सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास कंप्यूटर पे, आज भी देखे जा सकते हैं। हाँ, एक बड़ा ट्रायल और मल्टी सेंट्रिक अगर हो जाता तो और अच्छा पता लग जाता, क्योंकि जब आप एक छोटे ट्रायल पे कोई चीज प्रूव करते हैं फिर बड़ा ट्रायल करते हैं तो उसमें और भी बारीकियां निकलती हैं। ये तो साइंस है, स्टेप वाइज जो है जैसे जैसे आप स्टडीज करते जाते हैं। लेकिन ये तो था कि सेफ थी
उसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं थे, उससे कोई ब्लड के पैरामीटर, ब्लड की केमिस्ट्री नहीं चेंज हो रही हजारों थी। लोगों ने उस दवा का सेवन भी किया। बहुत लोग बचे। और मैं आपको बता दूं, इसी यूनिवर्सिटी में एक मरीज ऐसा था, सीरियस मरीज, जिसको वो 3 दिन गई और इसके बाद वो नहीं बचा। वरना एक भी मरीज ऐसा इस यूनिवर्सिटी में नहीं था जिसको आरएनबी 3 दिन सिस्टम में चली गई हो और वो न बचा हो। यहाँ तक कि कि गुजारिश करेंगे कि इस विषय पर ध्यान दे, और यदि एक समाधान हमारे पास मौजूद था तो उस समाधान का इस्तेमाल देश की जनता के प्राण बचाने के लिए किए जाएं। अब मिश्रा जी, उसके लिए तो उसके प्रेजेंटेशन भी हुए। उसके एक बार प्रेजेंटेशन करवाया था, मैं नहीं था, मेरी सिस्टर उसी दिन एक्सपायर कर गई थी, वो भी हुए। साइंटिफिक एविडेंसेस भी दिखाए, सब जगह लेटर भी लिखे। लेकिन अब उसको तो वही पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा कि वो चलाने लायक है कि नहीं है। मैं तो जो साइंस था, विज्ञान, उसके पीछे करके दिखा दिया। मेरा ना कोई मोटो था उसमें पैसा कमाने का, और जो उसमें परमिशन भी मिली थी उसमें भी कोई रॉयल्टी मेरी फिक्स नहीं थी, ये भी मैं बताता चलूं। जी। तो मेरा तो केवल एक साइंटिफिक ट्रायल था। उसमें वो जो बना रहे थे उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई मार्केटिंग कैसे की जाए और कैसे इसको मार्केट में लाया जाए। तो इसलिए एक बड़ा प्रयास और उसके अच्छे नतीजे आए, लेकिन उसको प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं मिला, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए वो एक हथियार जो था कोरोना के खिलाफ, वो हथियार कहीं ना कहीं इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है। हाँ, नहीं आया। अनफॉर्चुनेट रहा, मैं कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेट रहा।